This conference will now be recorded. तो हमने ये जो 4 नेटवर्क देखे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये 4 नेटवर्क किस बेसिस पे डिवाइडेड हैं कि कैसा उनका रीजन ऑफ अप्रोच है। अगर बहुत बड़े एरिया में है तो हम वैन बोल रहे हैं, और जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा हम मैन, लैन और पैन पे आ जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट कि हमने कैसे क्लासिफाई करना है या हमने कैसे पहचानना है? पैन, लैन, मैन और वैन। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है इसमें? सो लैन वाले का एग्जांपल दे दीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे एक सिटी है ना, अगर कोई भी, जैसे अब आप सुन रहे हो कि 100 स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, तो जो स्मार्ट सिटीज बन रही है ना, उसमें जो ऑफिसेज हैं उनको कनेक्ट करेंगे ये लोग। ऑफिसेज का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल होता है, स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट की अपनी ब्यूरोक्रेसी की ऑफिस होती है, एमडीडी एक, जैसे यहाँ कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है हर सिटी में, इन सबको इंटरकनेक्ट करने का एक मतलब पर्पस है उसके पीछे। पर्पस ये है कि जो कम्युनिकेशन होगा, फाइल ट्रांसफर होगी या कोई भी डायरेक्ट मैसेज करना है, दैट विल बी इजी। कब इजी होगा? जब हम सब नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर एक सिटी लेवल पे हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो हम उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। काम चारों का सेम है, लैन, पैन, वैन, मैन, काम बिल्कुल सेम है, बस फर्क है इनके साइज का। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब आप पूरी कंट्री और ग्लोब की बात कर रहे हो। बड़े से बड़ा ग्लोब हो गया, और छोटे से छोटे में आप किसी स्टेट को ले सकते हो। उससे छोटा एरिया होगा सिटी लेवल का, तो आप बोलोगे ये हम मैन नेटवर्क बना रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन, यानी उस नेटवर्क से उस सिटी के बाहर के कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं होंगे। क्लियर? अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ते हो, तो आपके यूनिवर्सिटी का इंटरनेट सिर्फ आप ही उसी यूनिवर्सिटी के अंदर चला सकते हो, बाहर तो नहीं चला सकते, क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क है, बाहर आपका मोबाइल उससे फिर कनेक्ट नहीं होता। उसी तरह से जब मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क की बात होगी तो दूसरे शहर का लैपटॉप या मोबाइल उस सिटी के नेटवर्क को यूज नहीं कर सकता। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है और जुड़ सकता है। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इसी एरिया में होना है। पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क में आपको उसी ऑफिस या डिवाइस के साथ, मतलब एक इंसान 5-6 डिवाइस यूज करता है, उसको इंटरकनेक्ट करता है, तो उसका अपना नेटवर्क है वो पर्सनल, उसे कोई और यूज नहीं कर सकता। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब उस बिल्डिंग, उस कैंपस तक के जितने लोग हैं बस वही उसे यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई उस नेटवर्क को नहीं यूज कर सकता। सिटी लेवल पे आओगे तो उस सिटी से बाहर का कोई आदमी उस नेटवर्क को यूज नहीं कर पाएगा। और उसके बाद उससे बड़ा एरिया चाहिए तो फिर हमारे पास वैन है, उसमें फिर देश भी है और फिर पूरी दुनिया, सब कुछ है उसमें। आगे बढ़ते हैं तो लास्ट टाइम हमने जहां पे छोड़ा था वो था गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन। अब हमें अपनी डेटा शेयर करनी है तो कोई मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन तो चाहिए, कैसे जाएगा वो डेटा? तो उसके दो तरीके हैं, या तो वो हम वायर्स की हेल्प से भेज सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड गाइडेड। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसे वायरलेस करके भेज दें, सैटेलाइट या रेडियो सिग्नल्स की मदद से, वाईफाई की मदद से, दैट विल बी कॉल्ड अनगाइडेड। तो जैसे हमारी टीवी में सैटेलाइट के थ्रू अगर हम डिश यूज कर रहे हैं, दैट उस वो किसके अंदर आएगा? कैन एनीवन गेस? जो टीवी हम डिश सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, वुड दैट कम अंडर गाइडेड और अनगाइडेड? सर अनगाइडेड। यस। एंड एनी अदर एग्जांपल वेयर यू फाइंड गाइडेड ट्रांसमिशन, जहां आपको गाइडेड ट्रांसमिशन मिलता हो, इसका कोई एग्जांपल? सर जो मतलब जितना भी जहाँ पे भी वायर आ जाएगी या कोई कनेक्टिंग विजिबल
जहाँ पे कोई मीडियम आ जाए कनेक्ट करने के लिए वहां पे गाइडेड होगा। हाँ, यानी कि जब भी, टेलीफोन की तार है सर। बिल्कुल सही। अब ये बताओ, पूछा जाता है कि किसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है डेटा का, कौन सबसे ज्यादा फास्ट होता है गाइडेड और अनगाइडेड में? सर फास्ट तो अनगाइडेड होता है, और लॉस लॉस भी सर अनगाइडेड में ज्यादा होगा। ओके, और किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन है इससे, जो इन्होंने बताया है उससे कोई डिफरेंट? सर मेरा एक डाउट उसमें था, जो आपने बोला था सेटेलाइट टेलीविजन हम्म। अनगाइडेड ट्रांसमिशन होता है। बट हम्म। सर उसमें नो डाउट वो डिश लगी होती है, ऑब्वियसली सैटेलाइट से तो वो अनगाइडेड ट्रांसमिशन कर ही रही है। लेकिन हम्म। जब बात आती है टीवी से कनेक्ट करने की, तो टेलीविजन हम्म। से तो सर वो जो डिश है वो थ्रू वायर्स ही कनेक्टेड रहती है। हाँ, तो सिर्फ उतना सा पार्ट उसका गाइडेड है, यानी कि डिश तक आने वाली जानकारी में अगर कहीं हाँ लॉसेस हो गए तो आप उसे रिकवर नहीं कर पाओगे। डिश के बाद आपने जी। अगर वायर से यूज किया है तो फिर आपका वो वहां तक गाइडेड है। आप पाओगे कि डिश में आने वाली चीज तो हमारी टीवी में आएगी, पर जो हमारे डिश तक ही नहीं पहुंचेगी सैटेलाइट्स के थ्रू, फिर हम उसे नहीं देख पाते। क्लियर? किसी को इसमें तो डाउट तो नहीं, गाइडेड अनगाइडेड? क्योंकि इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडेड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडेड। तो जैसे आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्लियर होना पड़ेगा कि कौन से डिवाइस इनपुट होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, कौन से सर्च इंजन है, कौन से सर्च ब्राउजर्स हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से एप्लीकेशन सिस्टम है। तो ऐसी चीजें ही हैं जहां एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और एक दो क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ता है मार्क्स में। ठीक है, तो आपको बस बेसिक सर चीजों का ध्यान रखना है। हाँ जी, पूछिए। सर जो इसमें लिखा है ना कि ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव्स, तो रेडियो का एग्जांपल तो हमें पता है, जैसे रेडियो जो चलता है। तो जो हाँ, ब्रॉडबैंड माइक्रोवेव है सर, तो क्या इसमें ब्लूटूथ का एग्जांपल आ सकता है सर, ब्रॉडबैंड माइक्रोवेव में? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लूटूथ इज 100% अनगाइडेड। सर मतलब सर और माइक्रोवेव में, ब्रॉडबैंड हाँ, माइक्रोवेव में एग्जांपल क्या आएगा? जैसे कुछ लोग अपना घर में रिपीटर के थ्रू ब्रॉडबैंड लगाते हैं कनेक्शन। आपने देखा होगा ना, वो जैसे हमारे मोबाइल यस में भी आ रहा है, वो सारा तो अनगाइडेड है, वो तो वायरलेस है ट्रांसमिशन। यस सर। जब आपको बहुत दूर डिस्टेंस में ट्रांसमिशन करना होता है तो आप रेडियो वेव्स यूज करते हो, जब आपको यस नजदीक में भेजना है तो आप माइक्रोवेव यूज करते हो। लेकिन अगर वेव्स की फॉर्म है तो फिर वो यस सर। अनगाइडेड ही होना पड़ेगा उसे। होगी, यस सर। क्लियर? यस सर। और किसी को किसमें डाउट? गाइडेड, अनगाइडेड और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, हमने 4 नेटवर्क करे हैं। क्लियर रखना सब लोग इस इन चीजों को। और इसमें मतलब बहुत ज्यादा जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर डिश के बाद तो हम वायर यूज करते हैं टीवी में, तो वो तो गाइडेड होगा। अब आप जब थोड़ा सा वहां डीप में गए ना, तो आपका पक्का ऑप्शन फिर हो सकता है आप गलत कर दो। क्यों? क्योंकि अब आपको डाउट हो गया कि ये गाइडेड होगा कि अनगाइडेड होगा, और अगर ऑप्शन वहां हाइब्रिड मिला तो हो सकता है आपका मन करे कि हाइब्रिड को क्लिक कर दो, क्योंकि उसमें दोनों चीज मिल रही है। तो यह यहाँ ये साइंस यहाँ नहीं चलती, जीएस के पेपर में, मतलब ये जो जनरल वाला पेपर है, पेपर 1, यहाँ नहीं चलती ये साइंस। क्यों नहीं चलती? क्योंकि आपको ये देखना है ओवरऑल हो क्या रहा है। आपको जो डिश मिल रही है वो सैटेलाइट के थ्रू आपको डेटा मिल रहा है, एंड सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिशन अनगाइडेड होता है। दैट्स इट। आप आंसर लगा दो अनगाइडेड। तो समझ रहे हो आपकी, मतलब ओवर कर दोगे तो फिर क्वेश्चन आपको घुमा देगा, उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना उस टाइम पे, फिर दोबारा से आना और फिर फ्रेश सोचना कि इसको जनरल सोचना है बस हमें, कि ऐसे ही है, मतलब ब्लूटूथ होगा तो वो अनगाइडेड होगा, चाहे आप उसे कैसे भी फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन। ओके, देन देयर इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब नेटवर्क हमने समझा, अगर कि दो से दो ज्यादा कंप्यूटरों को हमें जोड़ना है, डेटा शेयर करना है, तो उन्हें जोड़ने के तरीके भी होने चाहिए। तो हमारे पास यही नेटवर्क के कुछ तरीके हैं, जैसे कि लीनियर, बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश एंड हाइब्रिड। लीनियर का मतलब है ये जो लाइन लिखी है सबसे लास्ट वाली डायग्राम में, लाइन जो लिखा है दैट इज लीनियर कनेक्शन, यानी हर कंप्यूटर सीधा सीधा एक से दूसरे से कनेक्ट होते जा रहा है। अब इसमें क्या होगा,
कि जो सबसे 5 कंप्यूटर यहाँ लाइन के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो जो 5th कंप्यूटर है वो कोई भी चीज डायरेक्टली फर्स्ट कंप्यूटर को नहीं पूछ सकता। वो 4th को पूछेगा, 4th 3rd को पूछेगा, 3rd 2nd को, 2nd 1st को। फिर अगर फर्स्ट वाले को कुछ आंसर देना है तो फर्स्ट वाला 2nd को भेजेगा वो इंफॉर्मेशन, 2nd वाला 3rd को, एंड सो ऑन। इसीलिए इस कनेक्शन को बोल रहे हैं लीनियर कनेक्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कनेक्शन है बस कनेक्शन। ये बस कनेक्शन, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल हाईवे की तरह है ट्रांसमिशन लाइन। उसमें बीच बीच में जैसे हाईवे से रोड्स निकलती हैं विलेजेस को, टाउन्स को जोड़ने के लिए, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो ट्रांसमिशन वायर बीच में है, वो इंफॉर्मेशन कोई भी पिक कर सकता है, वो सबके लिए अवेलेबल हो जाती है। बस ट्रांसमिशन ऐसे चलता है। तो बस और लाइन में डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा कि लाइन में क्या है, एक पूरा हायरार्कियल ऑर्डर है कि आपको उसी पैटर्न से चलना पड़ेगा, सो ऑब्वियसली इट विल बी स्लो। बस में क्या है कि इट इज फास्ट देन लाइन कनेक्शन, क्योंकि उसमें डेटा जो है बीच में फ्लो करता है और कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी कंप्यूटर। देन देयर इज रिंग कनेक्शन। रिंग और लीनियर में बस डिफरेंस ये है कि लीनियर या लाइन कनेक्शन में क्या था कि पहला कंप्यूटर 5th कंप्यूटर से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा था, और उसको अगर हमने जोड़ दिया और एक रिंग की फॉर्म में बना दिया, नाउ फर्स्ट कंप्यूटर एंड लास्ट कंप्यूटर कैन ऑल्सो कम्युनिकेट। पर काम ये लीनियर की तरह ही करता है। लीनियर को ही आपने फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिया और एक रिंग कनेक्शन बन गया। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है लाइन में, बस में और रिंग में? सर बस और रिंग में तो सारे कंप्यूटर्स आपस में मतलब शेयर कर सकते हैं। सारे कंप्यूटर तो लाइन में भी शेयर कर सकते हैं। हाँ बट मतलब उसमें टाइम लगेगा बिकॉज फोर्थ हाँ वाला पहले थर्ड से करेगा। हाँ जी, बस वाला रिंग से थोड़ा फास्ट है, क्योंकि रिंग में भी देखो ओके। लाइन की तरह चलना है, बस पहले और आखिरी को आप जोड़ देते हो तो रिंग बन जाती है, खोल देते हो तो लाइन बन जाती है जी ना? जी जी। तो ये 3 क्लियर हुए। उसके बाद आता है हमारे पास स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन कहाँ पे है? जो ये सबसे पहला वाला दिया है, स्टार, फर्स्ट डायग्राम है। इसमें क्या है कि बीच में हब है, यानी एक है जिस किसी भी कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करनी है तो उसे पहले हब को इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, और फिर हब से ही वो इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर को जाएगी। स्टार कनेक्शन और लाइन कनेक्शन को कोई इसका डिफरेंस देखो, क्या है इसका डिफरेंस स्टार और लाइन में? सर एक एक्स्ट्रा एस्पेक्ट जुड़ गया है उसमें, हब। ओके, सर सोचो हब इसकी। से यस यस। सर हब से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हम किसी भी कंप्यूटर से मतलब शेयर हम्म, कर सकते हैं, मीन ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइन में तो सीक्वेंस वाइज ही जाएगा, तो ओके, ये और कोई डिफरेंस फास्टर। दिख रहा है आप लोगों को स्टार और लाइन में? मतलब सर किसी ये का कोई फास्टर, एडवांटेज बता दो, चाहे कुछ और। हाँ जी। सर स्टार फास्टर वर्क करेगा देन लाइन। यस, एंड कैन यू टेल व्हाई? सर क्योंकि इसमें हब से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये सब कंप्यूटर्स में एट द सेम टाइम जो एक इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी है सब कंप्यूटर्स को, तो एट द सेम टाइम कुछ ही सेकेंड्स में वो दे सकता है। बट इन लाइन इसमें अगर एक इंफॉर्मेशन ही सब कंप्यूटर्स में देनी है तो वो सीक्वेंस वाइज देगा, तो इट विल टेक टाइम। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर लाइन में किसी कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आगे की जो कंप्यूटर्स होंगे उनमें भी सेम चीज हो जाएगा, मतलब फिर ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और बिल्कुल स्टार सही। में ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर एक कंप्यूटर को कुछ इफेक्ट होता है तो बाकी के कंप्यूटर्स हब से कनेक्टेड हैं तो फिर वो बचे रहेंगे इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल सही। किसी को कोई डाउट हुआ? जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो बिल्कुल सही है। कोई रिपीट कर सकता है कि इन्होंने कौन कौन से एडवांटेजेस अभी बताए हैं? लेट्स सी कौन कितना सुन रहा था।
कोई तो ट्राई करो। अभी इन्होंने काफी एडवांटेजेस गिनाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस हैं जो बिल्कुल क्वेश्चन जैसा आता है वैसे ही बताए हैं। तो आप सबने सुने तो उसमें कोई डाउट है तो वो भी पूछिए या फिर रिपीट कर दीजिए जो इन्होंने बताया, अगर आप लोग समझ गए थे तो। सर स्टार की कनेक्टिविटी बेटर है क्योंकि उसमें सारा डेटा एक कंप्यूटर से हब पे चला जाता है और हब से फिर बाकी सारे कंप्यूटर्स उसको ले सकते हैं। लाइन में एक यस, एक कंप्यूटर करके पीछे जाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। एंड हब लाइन से थोड़ा सेफ है, अगर एक कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आई तो लाइन हम्म, का पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा बेसिकली। और हाँ तो और स्टार में ऐसा नहीं होगा, स्टार में हब है तो प्रोटेक्ट कर सकता है। हाँ, यानी कि अगर लाइन में आपका एक कंप्यूटर फेल हो गया तो वो सारी ट्रांसमिशन रुक जाएगी, क्योंकि इट विल नॉट जंप टू द थर्ड कंप्यूटर अगर सेकंड कंप्यूटर फेल हो जाता है। लेकिन स्टार में सर क्या होगा? हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि हब में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और वो एक साथ सारे कंप्यूटर को प्रॉब्लम भेज दे, वहां सारे ही खराब हो जाएंगे, फिर हाँ लाइन वो में कम से कम दो बच जाएंगे, एक बिल्कुल बच जाएगा। हाँ ये तो है ये तो है, ये डिसएडवांटेजेस का पार्ट है। यस। ठीक है, तो हर नेटवर्क के अपनी कोई ना कोई फायदे होते हैं, कोई नुकसान होता है। ठीक है। यस। ओके, तो ठीक है, अटेंटिव रहिए, कोई कोई अच्छा पॉइंट बोल रहा है तो उसे सुन लीजिए क्योंकि मैं पूछ सकता हूँ दोबारा। उसके बाद है ट्री। स्टार के बाद कनेक्शन है ट्री वाला। सो ये ट्री कनेक्शन आपको दिख रहा है। ट्री कनेक्शन भी बहुत सिंपल है, पर ट्री और स्टार को अगर आप देखो तो ये सब बताते हैं कि एक आपका प्राइमरी कंप्यूटर है जो सबको डेटा सेंड करेगा, और बाकी फिर धीरे धीरे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। आप समझो इस चेन को, जैसे लाइन और रिंग में क्या है कि सारे कंप्यूटर्स इक्वल हैं, तो आप इसे कह सकते हो कि पीयर टू पीयर कनेक्शन हो रहा है कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं। लेकिन स्टार और ट्री को अगर आप देखो तो आपको लगेगा ये ग्रुप के जैसा है कि इसमें कोई एक आदमी एडमिन है और बाकी सारे फिर मेंबर्स हैं। राइट। अब आप में से कोई ऐसा ट्राई कर रहे हो कि ट्री वाला नेटवर्क कनेक्शन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किस एप्लीकेशन में? सर स्कूल्स या कॉलेजेस की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लैब्स में, कंप्यूटर लैब्स में। हाँ बिल्कुल। अब आप लोग देखिए कि जैसे एक स्कूल का कोई हेड है, प्रिंसिपल है, एमडी है। अब वो ट्री के सबसे टॉप में बैठा है, उसने पूरे क्लासेस के लिए इंफॉर्मेशन बनानी है और भेजनी है। तो उन्होंने क्या करा कि अपने दो और लोगों को भेज दिया नीचे, एक ट्री खुल गई। एक को प्राइमरी, एक को सेकेंडरी, एक को ऐसे हायर सेकेंडरी, तीन ब्रांचेस उन्होंने बना दी। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। फिर उन्होंने अपने नीचे क्लास वाइज या सेक्शन वाइज या फिर हाउस वाइज कैसे भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट डिपेंड्स। पर वो इस तरह से नॉलेज को डिसिमिनेट करते जाएंगे और लास्ट में जो एंड क्लाइंट है उसे वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उसके काम की है। अब क्लास 1 के स्टूडेंट को क्लास 10th के असाइनमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, सो व्हाई ही शुड गेट ऑल दोज इंफॉर्मेशन। तो वो कॉन्सेप्ट ट्री में क्या होता है कि आप डेटा को सब डिवाइड कर सकते हो इजीली, और अपनी जो पावर्स हैं उसको डेलीगेट कर सकते हो। सर क्लियर? हाँ जी। ये सर जो ट्री वाला है इसमें एक कंप्यूटर मतलब जो हेड है वो हाँ, दो कंप्यूटर्स या दो से ही, ऐसा है कि टू से ही कनेक्ट करेगा या फिर मोर देन टू भी हो सकता है, जैसे इसमें दिख रहा है डायग्राम कि नहीं ईच ये इस कंप्यूटर हेड है। नहीं नहीं नहीं, ट्री में आप बस वो ट्री की फॉर्मेट में होता है, उसके 2 और 3 वाला कोई कभी लॉजिक नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें दिख रहा है सर, तो एक मतलब अगर हेड को भी छोड़ दे तो भी और जो भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड कर रहे हैं, बेसिकली जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो दो कंप्यूटर से दे रहे हैं, तो शायद इसलिए कुछ कंफ्यूजन हो गई। नहीं नहीं, मतलब वो तो अब डायग्राम है, आप हो सकता था वो एक ही डायग्राम में बहुत कुछ नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने कोशिश तो करी कि दो एक हर तरह का कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश करी।
पर ऐसा ही है कि ट्री में उसका स्ट्रक्चर ट्री की तरह होता है। सो हमने मोर ना देन इनके हाँ जी बिल्कुल ओके। ठीक है, स्ट्रक्चर के नाम के हिसाब से हमने दिया है। देखो जो रिंग जैसा दिख रहा था उसे रिंग बोल दिया, जो लाइन जैसा दिख रहा है उसे लीनियर बोल दिया, जो स्टार जैसा है स्टार बोल दिया। ट्री के बाद आता है हमारे पास मैश। मैश में क्या है कि कोई ऑर्डर नहीं है, बस ये है कि सारे जुड़े हैं, कोई हब नहीं है, कोई रिंग नहीं है, कोई लाइन नहीं है। बस आप ये समझ लो स्टार रिंग बस लाइन सब कुछ मिला दिया, ट्री भी मिला दिया। अब एक सिचुएशन के हिसाब से कोई एक नया सा स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज मैश। जो रिंग नहीं है, बस नहीं है, लाइन नहीं है, स्टार नहीं है, ट्री भी नहीं है, वो मैश है। सर तो मैश मैश में का हाँ जी तो सर मैश में कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर पे मतलब डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नो सेंड कर। नो, हमने एक लास्ट वाला अभी पढ़ना है जिसको फुली कनेक्टेड बोलते हैं। उसमें क्या अच्छा होता है फुली कनेक्टेड वाले में कि हर कंप्यूटर हर किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है उस नेटवर्क में। यानी पहला सेकंड से भी जुड़ा है, पहला तीसरे से भी जुड़ा है, पहला फोर्थ से भी जुड़ा है और पहला फिफ्थ से भी जुड़ा है। ओके। क्लियर? तो हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर तक उस नेटवर्क में डायरेक्ट कनेक्शन मिला हुआ है, इसीलिए उसे फुल्ली कनेक्टेड बोलते हैं। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी फुली कनेक्टेड इसलिए कर रखा है क्योंकि मतलब जैसे सब कंप्यूटर्स हैं, अगर एक हम्म कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए ही हम्म नेसेसरी है, बाकी सबके लिए इररिलेवेंट है, कोई जरूरत नहीं। तो फिर उसमें फुली कनेक्टेड जो ये है ये रूल अप्लाई होता है। और ये फिर मैश वाले में एक बार आप रिपीट करना प्लीज, क्योंकि मैं कहीं सुन नहीं पाया बीच में। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो एक कंप्यूटर में देना है हमें, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे एक मतलब बहुत सारे 5 कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर 1 ठीक से है। कंप्यूटर में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जो कंप्यूटर 3 के लिए रिलेवेंट है, बाकी और हम्म सबके लिए इर्रिलेवेंट है। तो हम्म फुली कनेक्टेड में तो फिर कंप्यूटर 1 डायरेक्टली कंप्यूटर 3 को इन्फॉर्मेशन दे देगा, बाकी और सबको छोड़ देगा, बिकॉज़ वहाँ पे तो वो फालतू में स्टोरेज ही होगा उसमें, जो राइट इर्रिलेवेंट राइट, कोई काम का बिल्कुल ठीक है। नहीं। मैश मैश से तो थोड़ा ये नहीं मिक्सअप कि इसमें एक को दे रहा है तो सब में जाएगा फिर वही चीज। नहीं नहीं, मैश का मतलब बस ये है कि जो बाकी सारे कनेक्शंस का पार्ट नहीं बना वो मैश है। मतलब मतलब एक जाल जैसा बना दिया है कि भाई हर कंप्यूटर को कोशिश करिए नेटवर्क में जोड़ने की, पर जरूरी नहीं कि हर कंप्यूटर हर किसी कंप्यूटर से जुड़ा होगा। तो अगर किसी भी फुली कनेक्टेड में से आप एक वायर कट कर दो तो वो फुली कनेक्टेड नहीं रह सकता अब, क्योंकि कोई ना कोई कंप्यूटर छूट गया है। सो इट बिकम्स अ मैश। फुली कनेक्टेड में हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा है। जैसे आपने राइटली कहा कि पहले वाले को तीसरे कंप्यूटर को नॉलेज भेजनी है तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तीसरे को भेजेगा, लाइन की तरह पहले दूसरा और फिर तीसरा, ऐसा नहीं होगा। पर अगर फुली कनेक्टेड में से ही कोई एक कनेक्शन हट जाए तो वो मैश बन जाता है। कंप्यूटर्स तो आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन फुली कनेक्टेड नहीं होते। मे बी किसी एक कंप्यूटर को पहुंचने के लिए उसे पहले किसी और कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जस्ट लाइक स्टार। और स्टार भी आ गया उसमें, उसमें रिंग भी आ गई, तो मिक्स है वो। मैश का मतलब कोई एक स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है उसका। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे मैश समझ नहीं आया अभी भी। मैश आप अगर समझ रिंग बस लाइन ट्री और स्टार और फुली कनेक्टेड इनको समझ लो, और इनके अलावा जो कुछ मिल रहा है फिर वो उसे मैश में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि बाकी सारे तो एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है इसलिए उनका नाम रख दिया। मैश क्या होता है, एक मैश का मीनिंग होता है एक जाली, और जाली की कोई एक फिक्स शेप नहीं होती। वो तो एक जाल होता है जिसमें कि बस सब स्पाइडर का वेब है। ऑल्दो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन फिर भी वो एक मैश की फॉर्म में होता है, एक जाल है वो।
हर कंप्यूटर चाहे तो दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन मैश में भेज सकता है, लेकिन हो सकता है वो लीनियर की तरह भी भेज सकता है, लाइन बाय लाइन। हो सकता है वो रिंग की तरह डायरेक्ट भी भेज ले। हो सकता है वो हब स्टार की तरह एक हब यूज करे और उससे सबको भेज ले। तो डिपेंड करता है, मैश में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि कैसी सिचुएशन है, आपको मैश यूज करना पड़ रहा है या फिर स्टार या फिर रिंग या फिर फुली कनेक्टेड। Okay, sir, got it. तो सिंपल ही रखना है कि स्टार, रिंग, बस, लाइन, फुली कनेक्टेड समझ लेना है अपने को, और उसके अलावा जो होगा वो उसको फिर मैश में डाल दो बस। देन आगे हमारे पास आता है कि जो हम डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं उस डेटा का कंपोनेंट क्या है। तो उसके 5 कंपोनेंट आते हैं हमारे पास। पहला कंपोनेंट वो मैसेज जिसको हमें भेजना है, सबसे पहला पार्ट तो वही है। फिर सेंडर जो उस मैसेज को सेंड करेगा यानी कंप्यूटर 1। फिर रिसीवर जो उस मैसेज को एज ए क्लाइंट रिसीव करेगा, सेकंड कंप्यूटर हो गया। फोर्थ मीडियम, अब द मीडियम में बी वायर्ड, गाइडेड और वायरलेस दैट इज अनगाइडेड, तो मीडियम भी हो गया। एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स। अब आपने कई एब्रीविएशंस कंप्यूटर में सुने होंगे, एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपी भी प्रोटोकॉल है, यानी सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं कैसे हमें कम्युनिकेशन करनी है। जैसे होता है हम कम्युनिकेशन के लिए बोलते हैं ना, हमें एथिक्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, बोलने के तरीके होते हैं, ऐसे ही मैसेज या डेटा को कम्युनिकेट करने के नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं। सो उसी रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास 5 कंपोनेंट आ जाते हैं। मैसेज जो इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है, सेंडर जो भेज रहा है, रिसीवर जो रिसीव करेगा, मीडियम जिस माध्यम से वो भेजा जाएगा वो वायर भी होता है, वायरलेस भी हो सकता है, और पांचवा प्रोटोकॉल यानी जो वो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू विच कम्युनिकेशन कैन हैपन। क्लियर यहाँ तक? हमें नेटवर्किंग में इतना ही जानना था जो हमारे पेपर के लिए सर रेलेवेंट है। प्रोटोकॉल बता दीजिए फिर से सर। प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में जाती है तो वहां के एम्बेसडर कोई फिक्स्ड प्रोटोकॉल के तहत ही बातचीत करवा सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि देयर विल बी अ रैंडम, कोई भी कहीं से भी आएगा और बात कर सकता है। देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर एवरीथिंग। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। सो देर इज अ प्रोटोकॉल। जैसे कि आप कनेक्ट कर रहे हो तो देर इज अ प्रोटोकॉल की ऐप होनी चाहिए, फिर आपका इंटरनेट होना चाहिए, फिर आपके पास साइन इन के लिए एक लॉगिन आईडी है, तो एक सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, उसी के बाद आप इस ऐप को यूज कर पा रहे हो। तो सिमिलरली एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में फाइल सेंड करनी है तो देर आर रिटन सम फॉर्म ऑफ रूल्स। इंटरनेट के थ्रू कोई फाइल भेजनी है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। दो कंप्यूटर के बीच में भेजनी है तो उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो वो हमें समझना नहीं होता, पर वी हैव टू नो कि कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे ही हमारी इंफॉर्मेशन सेंड होती है, राइट? Sir, sort of instruction. ओके सर। पार्डन? The sort of instructions. हाँ, सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करनी होती है। दोज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। देन हम आते हैं हमारे पास इंटरनेट। तो नेटवर्किंग का पार्ट हो गया। नेटवर्किंग में किसी को कोई डाउट है? हमने क्या क्या कवर किया है नेटवर्किंग में? सबसे पहले हमने नेटवर्किंग की डेफिनेशन को पढ़ा था, फिर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे आए थे, 4 टाइप के हमने नेटवर्क पढ़े थे। उसके बाद हम गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन को हमने समझा, और लास्ट में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी में किस तरह से नेटवर्क्स बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बस उन्हें पढ़ा, और कंपोनेंट्स को पढ़ा। नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, दैट्स इट। उसके बाद अब हम इंटरनेट में आ जाते हैं, विच इज सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का जो सेंसेशन है वो 1990s से शुरू होता है। कंप्यूटर्स तो पहले से बन रहे थे, लेकिन कंप्यूटर्स में जब इंटरनेट ने अपना इंटरनेट इंटीग्रेट हुआ कंप्यूटर्स से, तो उसके बाद ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई कंप्यूटर्स की।
तो इंटरनेट क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो एक वर्ड आता है, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब एक वर्चुअल नेटवर्क है, यानी जो दिखाई नहीं देता लेकिन एग्जिस्ट करता है। www was invented by टिम बर्नर्स-ली, तो ये इन्वेंटर का नाम है। वेबसाइट्स आर डिजाइंड यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। तो ये सारे लैंग्वेजेस हैं। HTML से भी एक वेबसाइट बनती है, जावा यूज करने वालों को पता होगा, जावा एक लैंग्वेज है, उससे भी कंप्यूटर की वेबसाइट्स बनती है। PHP जो एंड्रॉइड्स यूज करते हैं वो लोग भी PHP सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, वो लोग उसे उससे वेबसाइट बनाते हैं। तो वेब पेज अगर आप कोई भी एक्सेस कर रहे हो तो वो इनमें से किसी भी लैंग्वेज से बनी हो सकती है। देन द वेब एड्रेस ऑफ अ वेब पेज इज नोन एज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हर वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है जिसे आप http:// फिर www.google.co.in, तो ये एक पूरा एक एड्रेस है, दैट इज URL। थोड़ी सी हिस्ट्री है कि यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट है, उसने सबसे पहले एरपानेट, इंटरनेट वर्ड नहीं यूज हुआ था, एरपानेट को 1969 में मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया था। कैसा नेटवर्क है ये? जैसे कि सैटेलाइट नेटवर्क्स होते हैं, हम सैटेलाइट से कॉल करके बात करते हैं। बहुत आपने डिफेंस पर्सनल्स को भी सुना होगा कि वो लोग सैटेलाइट फोन्स यूज करते हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा कम्युनिकेशन बनाया था, तो उसी को इंटरनेट का माना गया कि वहीं से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, कि मिलिट्री पर्पस के लिए इसे सबसे पहले यूज किया गया और वहीं से इसकी शुरुआत मानते हैं सैटेलाइट फोन्स जो हैं। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्ट करने के क्या है? 2G, 3G, डायल अप। जिन्होंने फोन्स बहुत पहले लैंडलाइन से भी कनेक्ट होते थे इंटरनेट, तो जो वहां से जानते होंगे उन्हें डायल अप समझ में आ रहा होगा। केबल भी, और सैटेलाइट, 3G एंड 4G, ये सारे तो फिर अब नए हैं तो सबको पता होंगे। किसी को डाउट इसमें? तो इंटरनेट क्या है? हमारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। अब हमें जानना है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो हम इंटरनेट कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम अपना एक गूगल क्रोम, जो कि एक वेब ब्राउजर है, या मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। हमने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया, फिर हम उसके एड्रेस बार पे जाते हैं, हम एक वेब एड्रेस लिखते हैं, हमें गूगल ढूंढना है या फिर हमें हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारी एकेडमी का कोई वेब पेज ढूंढना है, हम उसका नाम डालते हैं xyz.com करके, दैट इज एंटरिंग अ वेब एड्रेस। उसके बाद वो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है, कहाँ? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, यानी जहां से हमें इंटरनेट मिल रहा है, हमारे उस नेटवर्क प्रोवाइडर को, उस सर्विस प्रोवाइडर को हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उस सिग्नल को कहाँ भेजता है? सर्वर को, यानी जहां पे वो जानकारी रखी हुई है, जो जानकारी हम मांग रहे हैं वो जानकारी सर्वर में रखी है, तो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। फिर वो सर्वर ढूंढता है उस जानकारी को, कि जो हमने पूछा है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उसे मिलती है मैच करती हुई, वो सारी वो ढूंढता है और पैकेट्स के फॉर्म में बना के हमें भेजता है। कैसे भेजेगा? वापस सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर से वापस हमें उसी चैनल से, फिर हमें वो मिलती है, फिर ये पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं इंफॉर्मेशन, और फिर हमारे ब्राउजर में, यानी जो हमारा क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसमें ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब जैसी हमारी इंटरनेट स्पीड होगी उतनी जल्दी ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, नहीं तो वो खाली वो गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट कनेक्शन क्या है? एक तो मॉडेम, राउटर, ब्रिज एंड गेटवे। तो गेटवे तो सर्विस प्रोवाइडर और उनके लिए है, हमें तो सिर्फ मॉडेम तक यूज करना होता है, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। ये डायग्राम है हम लोगों के पास कि हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो ग्रीन कलर का जो पाथ है, दैट शोज कि कैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर से चीजें, हमारी रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर तक, और फिर रेड पाथ शोज कि कैसे उस सर्वर से फिर ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और फिर हमारे पास घर तक वो
इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। सो क्लियर कि कैसे इंटरनेट वर्क कर रहा है। सर जैसे राउटर और मॉडेम जैसे ये तो उसमें होता है जो घर में हम वाईफाई लगाते हैं ना, हम्म और सर अगर हम फोन की बात करें तो उसमें क्या परिवर्तन होएगा, मतलब ये फोन डायग्राम में भी अप्लाई नहीं सेम है। होगा सर? फोन भी जिससे इंटरनेट ले रहा है दैट इज आईएसपी, सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है इंटरनेट, तो फोन भी उस आईएसपी को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। अच्छा। फोन में हमारे पास सिम है, सिम में हमारा इंटरनेट कनेक्शन है और हमें इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए हमें एक मॉडेम लगाना पड़ता है, फिर हम कंप्यूटर को इंटरनेट दे पाते हैं। यस सर। तो ये इंटरनेट के काम करने का तरीका है। अब कुछ टर्म्स हमें समझनी है जो इंटरनेट से रिलेटेड है, थोड़ी यूजफुल है। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यानी हमने जो इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट भेजी उसको कन्वर्ट करेगा, और जो वहां से इंफॉर्मेशन आएगी उसको फिर हमारे डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। यानी इसका काम क्या है? एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन को। दैट इज द वर्क ऑफ मॉडेम। रिपीटर क्या है? जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भेजनी होती है यहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी, तो देर आर मच चांसेस कि जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाए। इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए दैट इज नॉट यूजफुल। तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में एक रिपीटर टावर्स लगाते हैं जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती हैं। बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, वो और दूर तक जा सकता है। इट इज जस्ट लाइक अ रिफ्यूलिंग स्टेशन, जहां हम जैसे गाड़ी को रिफ्यूल करते हैं ताकि हम माइलेज बढ़ा सकें, दूर तक जा सकें। उसी तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो रिपीटर उसे एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर से वो चार्ज हो जाती है एनर्जी और वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तैयार हो जाता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ रिपीटर। देन देर इज हब। हब वही है जिससे कि सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रखे हैं, वो सेंट्रल लोकेशन है, दैट इज कॉल्ड हब। और जो उससे कनेक्टेड है दोज आर कॉल्ड पोर्ट्स, यानी जिन्हें हम नोड्स बोल रहे हैं पहले, वही पोर्ट्स हैं, एक ही चीज है दोनों। देन देर आर स्विचेस। स्विच क्या होता है कि ये हमें चैनलाइज करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि हमारे पास जो नेटवर्क आ रहा है, अगर हम उसे बहुत ज्यादा मल्टीपल डिवाइसेज में यूज करना चाहते हैं तो हमें एक स्विच लगाना पड़ता है जो कि हमारे नेटवर्क का जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसको डिवाइड कर देता है। तो इंटरनेट है, मॉडेम है, देन देर इज स्विच। अगर हमारे पास ज्यादा डिवाइसेस होते हैं तो देन वी हैव टू यूज अ स्विच। क्लियर ये चार टर्म्स, मॉडेम, रिपीटर, हब एंड स्विचेस? इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। सर स्विच देन बता दीजिए, सर स्विच बता दीजिए स्विच। एक बार फिर स्विच से। जब हमारे पास ज्यादा डिवाइसेस हो जाते हैं तो हम लोग एक स्विच क्या करता है ना, स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं। आपके जो भी मॉडेम होगा या जिससे भी आप कनेक्ट करोगे उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि आप कितना कनेक्ट कर सकते हो उसे डिवाइसेस, 2 डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस। अगर आपको बड़े ऑफिस में, बिल्डिंग में वर्क करना है जहाँ ज्यादा डिवाइसेस हैं, तो फिर आपको स्विच यूज करना पड़ता है, जो कि उस आने वाले हमारे इंटरनेट कनेक्शन को इजीली, मतलब चैनलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। बाकी ओके सर। बाकी सारे तो क्लाइंट हो गए, बस ये एक ट्रैफिक सिग्नल वाले की तरह हो गया जो डिवाइड करता है ट्रैफिक को कि थोड़े उधर जाएंगे, थोड़े उधर जाएंगे। सो एक सिस्टमैटिक नेटवर्क कब जरूरत पड़ती है? जब आपके पास ज्यादा डिवाइस होती है। कम डिवाइसेस में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक लैब है जहां आपको 50 कंप्यूटर्स हैं और आपने एक लैन यूज कर लिया है, तो फिर आप नेक्स्ट जो डिवाइस है, ब्रिज, ब्रिज का भी काम यूज कर सकते हो। जैसे एक लैब है और दूसरी लैब है, आपको दोनों को कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस लैब से दूसरी लैब को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। तो ये सब क्यों यूज होते हैं, आप सिंपल समझो कि इंफॉर्मेशन जब ट्रेवल करती है तो उसमें लॉसेस होते रहते हैं। हर एनर्जी की एक फॉर्मूला है कि लॉस तो होता रहेगा, पर उसको रिफ्यूल करना पड़ेगा ताकि आप दूसरे आगे तक जा सको। तो ब्रिजेस, स्विचेस, ये सारे डिवाइस उसकी फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ाने का काम करते हैं।
ताकि आपका जो नेटवर्क है ना वो बार बार ब्रेक ना होता रहे, स्मूथ रहे। स्मूथ फंक्शन करने के लिए हम ये ब्रिज स्विच यूज करते हैं। जब हमें और बड़ा नेटवर्क फैलाना है तो हम ब्रिज यूज करते हैं। क्लियर? जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ती जाती हैं तो हमें उसी तरह से अपने इक्विपमेंट्स बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट हमारा जो कम्युनिकेशन टावर्स है वहां से हमें इंटरनेट मिल सकता है, लेकिन मान लो वो टावर्स बहुत दूर है, तो क्या हम क्या करेंगे, हम बीच में एक रिपीटर टावर लगा देते हैं ताकि उससे कम्युनिकेशन इजीली बना रहे और कनेक्टिविटी टूटे नहीं बार बार। उसी तरह से ब्रिज है, उसी तरह से स्विच है। जैसे जैसे ज्यादा डिवाइसेस होती जाएंगी, आपको 4-5 लैब्स को कनेक्ट करना है एक बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग में, तो आप ब्रिजेस यूज करोगे ताकि आपका लॉस कम से कम हो। देन ब्राउटर्स क्या है, ब्रिज और राउटर को मिला के एक कॉम्बिनेशन बन गया ब्राउटर, यानी ये ब्रिज का भी काम कर रहा है और राउटर का भी काम कर रहा है। फिर आता है हमारे पास, क्लियर हुआ यहां तक? जी ओके। सर। देन हमारे पास गेटवेज आते हैं। ऊपर भी ये टर्म आई थी तो इसीलिए नहीं बताई कि हम यहाँ पे उसे कर ही रहे हैं। देन गेटवेज आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। अब आप इस डायग्राम से देखो, गेटवे से क्या कर रहे हैं ये, जैसे हाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, तो इनके पास रिक्वेस्ट जाती है तो गेटवे के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन आती और जाती है। एक गेटवे होता है, एक दरवाजा सा है जिसके मतलब इंटरनेट और हम सबके बीच में एक गेटवे है। हमारा रिक्वेस्ट भी उसी गेटवे के थ्रू पास होके इंटरनेट से जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन लाता है। जब इंफॉर्मेशन सर्वर से हमारे पास आ रही होती है तो बीच में एक गेटवे होता है। वहीं से ही क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जी आपने जैम कर दिया नेटवर्क, आपने जो है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन को रोक दिया है, तो यही है वो गेटवे। आप गेटवे से रोक दोगे तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, कोई हम सर्वर से डेटा नहीं ले सकते। क्लियर? तो जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको जब गेटवे से इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, आएगी और जाएगी नहीं, तो फिर हम कितना भी अपने फोन से ट्राई करते रहेंगे मैसेज भेजना या कोई अपलोड करना, तो वो लोग गेटवे ही को ही बंद कर देते हैं, तो कनेक्शन ऑफ हो जाता है। देन देयर इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होता है। आप अगर इस डायग्राम को देखोगे तो इसमें एक पोर्ट है। ये पोर्ट आप हर किसी के कंप्यूटर लैपटॉप में मिलेगा और इसके थ्रू हम इंटरनेट को ईथरनेट केबल कनेक्ट करने का ऐसा पोर्ट होता है। हर कंप्यूटर में आपने देखा होगा ये पोर्ट। तो इसके पीछे जो कार्ड लगा है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो भी जैसे लैंडलाइन के थ्रू कनेक्ट करते थे वो ईथरनेट वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते थे, तो वो लोग इसी को ही यूज करते थे। आप में से किसी और ने भी यूज किया है ये वाला इंटरनेट, ईथरनेट केबल वाला? सर जो लैंडलाइन के साथ कनेक्ट होता है वाईफाई हाँ हाँ हाँ। ब्रॉडबैंड। हम्म। जी। हाँ, तो वो उसमें आपने देखा होगा ऐसा ही पोर्ट रहता है, तो उसके अंदर एक चिप है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके तो सर। बाहर हमें एक पोर्ट दिखाई देता है पर अंदर वो चिप में उसका प्रोग्राम डला हुआ है कि उसे कैसे फंक्शन करना है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। Then there is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language। यूज होता है वेब पेज और वेबसाइट बनाने के लिए। SGML क्या है, स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज फॉर स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स। तो वेब पेज वेबसाइट के लिए जो लैंग्वेज है वो HTML है, और फिर अदर बाकी चीजों के लिए जो, आप में से किसी का कहीं ऑडियो कहीं छूटा होगा क्योंकि काफी लोगों के कनेक्शंस अभी गए और फिर अभी वापस रिकनेक्ट हुए, तो किसी को कहीं से पूछना है? सर गेटवेज बता दीजिए एक बार और। ओके, गेटवे से पहले हमने स्विच, ब्रिज, ब्राउटर्स, मॉडेम ये सब कर लिया है। उसमें भी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। गेटवेज क्या है? गेटवे वो रास्ता है सर्वर यानी इंटरनेट और हमारे बीच में। एक गेटवे है जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन वहीं से ही
सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट जब आंसर्स आते हैं तो वो गेटवे के थ्रू ही हम तक आते हैं। तो आपने जो जनरली सुना होगा कि हमने किसी भी सिटी में इंटरनेट का कनेक्शन, इंटरनेट सेवा बंद कर देनी है किसी सिटी में, तो क्या करते हैं वो लोग, गेटवेज को बंद कर देते हैं उस सिटी के लिए। देन नो इंफॉर्मेशन कैन रीच आवर मोबाइल और लैपटॉप। सर ये किन केसेस में होता है? किसी भी केस में हो सकता है। जैसे आपको नेटवर्क में कहीं इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप उस गेटवे को बंद कर दोगे और बाकी को चलने दोगे। तो आप रिपेयर मेंटेनेंस का वर्क करना है, आप करते रहो एक एंड पे। तो ये छोटा एंड भी हो सकता है, बड़े एंड पे भी हो सकता है। जैसे आपको पूरे स्टेट का ही नेटवर्क बंद कर देना है। तो अभी जैसे हमने सुना था कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी थी। तो वो कैसे बंद हुई थी? उन्होंने गेटवेज ही तो बंद किए हैं। तो पूरे स्टेट को भी बंद कर सकते हो, छोटे से छोटा आप सिटीज को भी बंद कर सकते हो। तो जिससे हमारा नेटवर्क, हमारी रिक्वेस्ट जानी है और हम तक रिक्वेस्ट आनी है, उस चैनल के बीच में एक गेटवे होता है और वहीं से इंफॉर्मेशन को आना और जाना होता है। तो इसीलिए अगर हमें इंफॉर्मेशन बैन करनी होती है तो हम गेटवेज को ही बैन करते हैं। क्लियर? यस सर, गॉट इट। देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं जिससे हमें इंटरनेट कनेक्ट करना होता है। तो ऐसा एक पोर्ट होगा इथरनेट वाला, जो लोग वायर से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं वो लोग इस पोर्ट को यूज करते हैं। जो लोग लैन कनेक्शंस यूज कर रहे हैं उन लोगों को ही मालूम होगा कि ऐसा पोर्ट होता है, उससे ही हमें इंटरनेट मिलता है लैन के थ्रू। So that is called NIC, Network Interface Card. Then there are two type of languages, Hypertext Markup Language HTML, जो कि वेबसाइट और वेब पेज बनाने में यूज होती है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए जो लैंग्वेज है वो है SGML, Standardized General Markup Language. Then URL, Uniform Resource Locator, ये वेब पेज का एड्रेस होता है। सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन को सर्च करने में हमारी हेल्प करते हैं। गूगल, याहू, बिंग, ये सारे सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसकी हेल्प से हम वेब सर्च इंजन, हम कुछ भी सर्च करेंगे उसके लिए हमें एक ब्राउजर खोलना पड़ेगा। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये सारे ही वेब ब्राउजर्स के नाम है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है कि हम कितना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारी बैंडविड्थ होती है। जैसे कि हम डिफरेंट स्पीड्स पढ़ते हैं, 10 Mbps, 10 kbps, Mbps। तो हम अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो हमसे एक होती है 4G कनेक्टिविटी है तो आपको इतनी बैंडविड्थ मिलेगी, 3G है तो आपकी बैंडविड्थ कम होगी। इसका मतलब यह है कि आप एक सेकेंड में या विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम कितना डेटा एक्सेस कर सकते हो, कितनी परमिशन है, दैट इज बैंडविड्थ। इसीलिए 4G और 5G 3G फास्ट है। क्यों? क्योंकि इनकी बैंडविड्थ बड़ी है तो हम ज्यादा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और जो 2G स्पेक्ट्रम है वहां पे हमारी बैंडविड्थ कम हो जाती है। सो बैंडविड्थ का मतलब है हम कितना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज मेजर्ड इन kbps, किलोबाइट्स पर सेकेंड, एंड मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ऑल्सो गीगाबाइट्स पर सेकेंड, वो सब एक्सेट्रा है। देन देर इज हैशटैग। हैशटैग बहुत लोग जानते ही होंगे, सब अगर सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो हैशटैग क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसी इंफॉर्मेशन को जल्दी ढूंढने में। इसलिए आप सारे सोशल नेटवर्किंग के पोस्ट को पढ़ते होंगे तो उसमें हैशटैग मिलता है। वो लोग इसलिए डालते हैं ताकि उनका जो अ, उन्होंने जो भी अपना अपलोड किया है इंफॉर्मेशन वो इजीली मिल जाए और जल्दी सर्च हो जाए। देन देर इज हाइपरलिंक, यानी अगर हमें दो वेब पेजेस के बीच में एक लिंक बनाना है, कि एक वेब पेज है उसके नीचे एक ब्लू कलर का अंडरलाइन में लिंक होता है, उसको क्लिक करते हो तो कोई दूसरी वेब पेज खुल जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। ये दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में भी बनाया जा सकता है और वेब पेजेस के बीच में भी बनाया जा सकता है। तो मोस्टली वेब पेजेस में आपको ब्लू कलर और अंडरलाइन जो दिखेगा दैट इज हाइपर लिंक, जिसे क्लिक करने से कोई दूसरा पेज खुलता है। देन इंस्टेंट मैसेजिंग, जो हम यूज करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, गूगल हैंगआउट, सब आप लोग अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो जो भी आपको पूछना है वो पूछ लीजिए।
देन देर इज आईपी एड्रेस। तो जैसे कि हर वेबसाइट का एक वेब एड्रेस था, उसी तरह हर कंप्यूटर जो इंटरनेट में कनेक्ट होता है तो उसे टेम्पररी या परमानेंट दोनों मेथड है, उसे एक एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस परमानेंट भी होता है और टेम्पररी भी होता है। जैसे ही हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं हमें एक एड्रेस दे दिया जाता है और उस एड्रेस से हम लॉग इन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देन देर इज एक नया वर्ड है नेटिकेट। मतलब एक तो एटिकेट्स होते हैं यानी बिहेवियर, मैनर्स, और इंटरनेट यूज करने के भी कुछ एथिक्स और एटिकेट बना दिए गए हैं, तो एक वर्ड बन गया नेटिकेट्स। यानी इंटरनेट एटिकेट्स को ही नेटिकेट्स बोलते हैं। जैसे आपने एक नया वर्ड सुना होगा, जैसे कि देश के सिटीजन को सिटीजन्स बोलते हैं, जो इंटरनेट के सिटीजन होते हैं उन्हें नेटिजन्स बोलते हैं। तो एक बस एक बस वर्ड है, बस जो जब ट्रेंड कर जाए तो वो यूज कर लो। दीज आर अनरिटन बट मेजरली एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। तो ये नेटिकेट्स के पार्ट है। देन देर इज फिशिंग। फिशिंग का मतलब है कि जो हम ऑनलाइन फ्रॉड्स सुनते हैं, जो हम दूसरे के कंप्यूटर से हैकिंग या डेटा स्टीलिंग का पार्ट सुनते हैं, दैट इज फिशिंग। इसलिए कुछ वेबसाइट्स या आप एंटीवायरस यूज करते होंगे तो आपको आता होगा एंटी फिशिंग, एंटी मालवेयर। तो ये सब क्या है, आप उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के डेटा को स्टील करने का कोशिश कर रहे होंगे। तो एंटी फिशिंग इसी को बोलते हैं। उसके बाद जो कॉमनली यूज्ड एक्सटेंशंस हैं, दैट इज .com, .edu, .org, .net एंड .gov। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में जाओगे तो मोस्टली आपको .gov मिलेगा। जैसे इंडिया में मोस्टली .gov, .in, .nic ये मिलता है। .com का मतलब है कि वो कमर्शियल वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है। एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं तो .edu मिलता है या फिर .ac.in मिलता है, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को आप देखेंगे तो। और कोई ऐसी एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो मोस्टली क्या यूज करती हैं, .org। तो ये सारी कॉमन डोमेन एक्सटेंशंस बोलते हैं इन्हें। सो दैट वाज इट फॉर टुडे।